दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये एक शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है, अच्छे से मॉरल के साथ। कहानी सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द लास्ट विश। क्या मतलब हुआ दोस्तों? विश का मतलब होता है किसी व्यक्ति की ख्वाहिश, इच्छा, उसे विश कहा जाता है। और ये जो वर्ड है आप इसको नोट कर सकते हैं, ये वर्ब है और साथ में नाउन भी है। वर्ब का मतलब होता है क्रिया और नाउन मतलब संज्ञा, और यहाँ पर इसको नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। द लास्ट विश मतलब कि आखिरी इच्छा। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई भी नया वर्ड मिले या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस आ जेस्टर वर्कड इन आ रॉयल कोर्ट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सेकंड, और ये वर्क का मतलब होता है काम करना, WORK, और सेकंड फॉर्म है वर्कड। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का? और दोस्तों, जेस्टर एक नाउन है, आप इसे नोट कर लीजिए। जेस्टर का मतलब होता है मस्खरा। पहले जो राजा महाराजा थे वो अपने दरबार में इस तरह के व्यक्तियों को रखा करते थे जो कि मजाक वगैरह में या फिर चुटकुले सुनाने में बहुत ही ज़्यादा विद्वान होते थे, और उनमें हाजिर जवाबी का भी गुण होता था। और साथ में कई बार वो राजा का सिर्फ ना मनोरंजन करते थे बल्कि वो एक अच्छा माहौल बनाते थे। तो इस तरह के जो व्यक्ति थे उन्हें मस्खरा कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में जेस्टर कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, अ जेस्टर मतलब कि एक मस्खरा, वर्कड काम करता था, इन अ रॉयल कोर्ट एक शाही दरबार में। ही वॉज वेरी क्लेवर। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर्क का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है दोस्तों, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ कि जब आप कोई भी सिंपल प्रेजेंट या फिर सिंपल पास्ट में वाक्य बनाते हैं और यदि आप एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं तो आपको एडजेक्टिव के साथ किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करना होता है। तो आप इस चीज़ को भी याद रखें। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही वॉज वेरी क्लेवर मतलब वह बहुत चालाक था। ही वॉज नॉट ओनली गुड एट क्रैकिंग जोक्स बट वॉज क्लेवर इनफ टू हेल्प द किंग इन ऑफिशियल मैटर्स। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों, ये भी हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। ही वॉज नॉट ओनली गुड एट क्रैकिंग जोक्स मतलब वो सिर्फ चुटकुले सुनाने में ही मतलब कि वो अच्छा नहीं था, बट वॉज क्लेवर इनफ लेकिन वो इतना बुद्धिमान था या इतना चालाक था कि वो टू हेल्प द किंग मतलब कि वो राजा की मदद करता था। किन चीज़ों में? इन हेल्प द किंग इन ऑफिशियल मैटर्स मतलब आधिकारिक मामलों में वो राजा की मदद भी करता था। चलिए आगे देखिए। मैनी ए टाइम्स का अर्थ होता है कई बार। मैनी टाइम्स मतलब कई बार। द जेस्टर यूज्ड टू क्रैक जोक्स एट द किंग। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? इस वाक्य में यूज टू का प्रयोग किया गया है। यूज टू का प्रयोग पास्ट के अंदर कंसिस्टेंसी को दिखाने के लिए किया जाता है। जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जो वाक्य पास्ट में हो प्लस आप वहाँ पर ये दिखाना चाहते हैं कि पास्ट में कोई भी व्यक्ति किसी क्रिया को बराबर किया करता था, निरंतर करता था, तो उस कंसिस्टेंसी को दिखाने के लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है। और यूज टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। क्रैक जोक्स का मतलब होता है चुटकुले सुनाना। क्या अर्थ हुआ? मैनी टाइम्स कई बार। द जेस्टर जो जेस्टर था, मस्करा था, यूज टू क्रैक जोक्स एट द किंग मतलब कई बार जो मस्करा था वो राजा के ऊपर चुटकुले सुनाया करता था। वन डे एक दिन, द किंग फेल्ट इंसल्टेड। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म है फेल्ट, FEEL फील मतलब होता है महसूस करना। सेकंड फॉर्म है फेल्ट।
जिसका मतलब वो महसूस किया, और इंसल्टेड एडजेक्टिव है जिसका मतलब है अपमानित। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, वन डे, एक दिन, द किंग फेल्ट इंसल्टेड अबाउट इट, मतलब जो एक दिन जो राजा थे उन्होंने इस बारे में खुद को अपमानित महसूस किया। ही ग्रीव वेरी एंग्री एंड सैड, और दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। ग्रो मतलब होता है बढ़ना, होना। सेकंड फॉर्म में ग्रू। ही ग्रीव वेरी एंग्री मतलब वह बहुत नाराज हो गए, एंड सैड और कहा, गार्ड्स मतलब कि सुरक्षा कर्मियों, सीज दिस मैन इस आदमी को पकड़ लो, पुट हिम इन पर्सन, और दोस्तों ये पर्सन ये शायद कोई मिसप्रिंट है क्योंकि कहानी के अनुसार इसे प्रिजन होना चाहिए जिसका अर्थ होता है कारागार। तो उन्होंने क्या कहा, पुट हिम इन प्रिजन, इसे कारागार में डाल दो। ही विल बी हैंग्ड टुमोरो। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का ये पैसिव वॉइस का वाक्य है, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव। और आप इस स्ट्रक्चर को नोट कर सकते हैं कि जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट में कोई भी पैसिव का वाक्य बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर विल बी का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। हैंग का मतलब टांगना, और थर्ड फॉर्म हैंग मतलब फांसी लगाना, टांगना। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, ही विल बी हैंग्ड टुमोरो मतलब इसे कल फांसी दी जाएगी, इसे कल टांगा जाएगा। चलिए आगे देखिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब कि अगली सुबह, द जेस्टर वॉज ब्रॉट टू द कोर्ट। और दोस्तों ये जो वाक्य है आप इसके स्ट्रक्चर को भी नोट कर लीजिए। ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव के अंदर वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वॉज या वर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। उसके अलावा आप यहाँ पर ये चीज़ भी नोट कर लीजिए, यदि हमारा सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन होगा तब आपको वॉज का प्रयोग करना है, और यदि हमारा सब्जेक्ट वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन होगा तो आपको वर का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो जेस्टर सिंगुलर नाउन है और इसके साथ वॉज का प्रयोग किया गया, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है जहाँ पर वॉज वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। चलिए इसका मतलब देख लीजिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, द जेस्टर वॉज ब्रॉट टू द कोर्ट मतलब अगली सुबह जो जेस्टर था, मस्करा था, उसे दरबार लाया गया। द किंग आस्क्ड, आस्क मतलब पूछना, और सेकंड फॉर्म में आस्क, द किंग आस्क्ड राजा ने पूछा, यू आर गोइंग टू बी, द किंग आस्क्ड राजा ने पूछा, यू आर गोइंग टू बी हैंग्ड सून। तो उन्होंने क्या किया, यू आर गोइंग टू बी हैंग्ड सून। और दोस्तों ये भी हमारा पैसिव वॉइस का वाक्य है जहाँ पर थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। यू आर गोइंग टू बी हैंग्ड सून मतलब आपको जल्दी ही टांगा जाने वाला है, फांसी दी जाने वाली है। व्हाट इज़ योर लास्ट विश। और दोस्तों ये हमारा वाक्य है, ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है जहाँ पर इज एम आर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और ये सिंपल प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और ये इंट्रोगेटिव वर्ड है व्हाट मतलब क्या, हेल्पिंग वर्ब इज और सब्जेक्ट है इसमें विश। तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज़ योर लास्ट विश, विश आपकी आखिरी इच्छा क्या है। द क्लेवर जेस्टर रिप्लाइड, जो चालाक ये जो जेस्टर था, मस्करा था, रिप्लाइड उसने जवाब दिया। योर मजेस्टी मतलब कि महाराज। आई विश मतलब कि मेरी इच्छा है। टू डाई ऑफ ओल्ड एज, तो उसने क्या जवाब दिया कि महाराज मेरी इच्छा है, आई विश टू डाई ऑफ ओल्ड एज मतलब महाराज मेरी इच्छा है कि मैं बुढ़ापे में मरूं, बुढ़ापे में मेरी मृत्यु हो। हा हा हा। द किंग लाफ्ड लाउडली, जो राजा थे बहुत ज़ोर से हंसे, लाफ्ड लाउडली। बाय देन तब तक किंग्स एंगर हैड सबसाइडेड। और दोस्तों यहाँ किंग के बाद एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ होता है का, के, की। जब हम किसी भी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं, किसी नाम या व्यक्ति के साथ, तो एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। तो और दोस्तों एंगर एक नाउन है जिसका अर्थ होता है गुस्सा, क्रोध। किंग्स एंगर मतलब राजा का गुस्सा या राजा का क्रोध। तो और दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ है, हेड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। आप इस स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। जब हम पास्ट परफेक्ट में वाक्य बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना, पाए जाना। तो जब हम किसी भी वाक्य में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। और आप इस स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए कि जो पास्ट परफेक्ट है उसके अंदर हमेशा ही हेड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। सबसाइड का मतलब होता है किसी चीज़ का ठंडा पड़ जाना, और थर्ड फॉर्म में सबसाइडेड। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, बाय देन तब तक किंग्स एंगर हैड सबसाइडेड मतलब कि तब तक राजा का जो गुस्सा था या कह सकते हैं राजा का जो क्रोध था वो ठंडा पड़ चुका था, ठंडा हो गया था।
ही फॉरगेव द जेस्टर। और दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और आप इस वर्ब को नोट कर लीजिए, FORGIVE। फॉरगिव का अर्थ होता है किसी को माफ़ करना, क्षमा करना, और सेकंड फॉर्म है फॉरगेव। तो इसका क्या अर्थ हुआ, ही फॉरगेव द जेस्टर, उन्होंने जेस्टर को मतलब मस्खरे को माफ़ कर दिया। द क्लेवर जेस्टर हैड सेव्ड हिज लाइफ विद हिज विट। और दोस्तों यहाँ पर भी हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट है। सेव मतलब बचाना, थर्ड फॉर्म है सेव्ड। और विट को आप नोट कर सकते हैं, विट का मतलब होता है बुद्धिमानी, जो कि एक नाउन है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, द क्लेवर जेस्टर हैड सेव्ड हिज लाइफ विद हिज विट, मतलब जो चालाक मस्खरा था उसने बुद्धिमानी से अपने जीवन को बचा लिया था। चलिए, तो दोस्तों ये आज की छोटी सी कहानी थी और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी का जो मॉरल है वो भी आपको समझ आया होगा, कहानी का सार भी अच्छे से। और कहानी का जो मॉरल है, वैसे कि यहाँ मॉरल नहीं लिखा, लेकिन कहानी को पढ़ के यदि हम इसका मॉरल समझें तो इसका यही मॉरल है कि जैसा हमने देखा कि जो ये बुद्धिमान और चालाक जो जेस्टर था, जो राजा का मनोरंजन किया करता था और कई बार उनके ऊपर ही जोक मार देता था, जिस वजह से वो राजा साहब नाराज़ हो गए। लेकिन उसने अपनी बुद्धिमानी से उसने उस परेशानी से वो बाहर आ गया और उसने राजा को हंसा के अपनी जो उसकी जो सज़ा थी उसको भी उसने माफ़ करवा लिया। तो जिससे ये पता लगता है कि यदि कोई व्यक्ति संकट में हो और वो बुद्धिमानी का प्रयोग करे तो वो अपने संकट से बाहर आ सकता है। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी कहानी थी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें। हमेशा की तरह मैं आपको जैसे होमवर्क देता हूँ, आज भी मैं आपको होमवर्क देता हूँ, तो आप उसे नोट कर लीजिए। मैं आपको 2 वर्ड दूंगा, आपको उनका प्रयोग करके 2 सेंटेंसेस बनाने हैं और आपको उन्हें कॉमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए आप उन्हें नोट कर लीजिए जल्दी से। पहला वर्ड है क्लेवर। दोस्तों क्लेवर एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चालाक। तो आपको एक वाक्य बनाना है जहां पर आपको इस वर्ड का प्रयोग करना है। और दूसरा वर्ड है फॉरगिव। दोस्तों FORGIVE, फॉरगिव मतलब होता है माफ़ करना, GIVE, और ये सेकंड फॉर्म है FORGAVE, सेकंड फॉर्म है फॉरगिव, जिसका मतलब वो माफ़ करना। तो आपको एक वाक्य बनाना है जहाँ पर आप फॉरगिव या फॉरगिव का प्रयोग कर सकते हैं और एक वाक्य को बना सकते हैं और साथ में आपको उसे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो दोस्तों यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। और जो भी आपका सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और दोस्तों कई बार मैं आप लोगों के कमेंट्स देखता हूँ। कल किसी ने कमेंट किया था कि सर आप थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन किया कीजिए, ग्रामर को बताया कीजिए। तो मैं आपके हमेशा जो कमेंट्स होते हैं मैं देखता हूँ और जाहिर सी बात है इस तरह के जो कमेंट्स होते हैं वो मुझे मोटिवेट करते हैं और साथ में एक मार्गदर्शन भी करते हैं, क्योंकि यदि आप मुझे कुछ अच्छा सुझाव देते हैं तो उससे चांसेस हैं कि वीडियो को और भी बेहतर बनाया जा सकता है। तो दोस्तों आपके सुझावों के लिए और जो आपके मार्गदर्शन के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा आभारी हूँ। और यदि आपका कोई और भी सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।